हेलो बच्चों, अम्बे होम साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुराधा सिंह आज आप लोगों को कक्षा 9 गृह विज्ञान आपका अध्याय 2, जिसको मैंने आपको पिछली वीडियो में इसके कुछ पॉइंट मैं बता दी हूँ। तो अभी हम उसके पार्ट 2 को देखेंगे। व्यवस्था, किसकी व्यवस्था? गृह और परिवार के संदर्भ में, यानी घर और परिवार के संदर्भ में हम व्यवस्था देखेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को प्रबंधन क्या है, उसकी परिभाषा, गृह व्यवस्था क्या है, उसकी परिभाषा और इसके सोपान, ये सब मैंने बता दिया है। तो जो बच्चे पिछला वीडियो नहीं देखे, एक बार आप जरूर देखिए, क्योंकि जब आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। हमने देखा था बेटा गृह व्यवस्था के उद्देश्य, क्यों गृह व्यवस्था की जाती है, ठीक है, ये मैंने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे गृह व्यवस्था के सिद्धांत, यानी आप जो भी अपने घर की व्यवस्था कर रहे हैं उसके सिद्धांत क्या है। तो कोई भी कुशल गृहिणी अगर गृह व्यवस्था के सिद्धांतों का पालन करती है तो वो क्या करती है, एक सही प्रकार से अपने परिवार को चलाती है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करती है और समय, धन, इन सब को देखते हुए अपने कार्य को किस प्रकार आसानी से कर लेती है। तो देखिए बेटा, हम लोग देखते हैं सिद्धांत क्या है, यानी गृह व्यवस्था के सिद्धांत क्या है। पहला दिया है गृह कार्य व्यवस्था के सिद्धांत। अब देखिए बेटा, कार्य व्यवस्था के सिद्धांत यानी परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं, कुछ न कुछ अनिवार्य आवश्यकताएं जो होती हैं उनको उनकी पूर्ति करना सफल गृह कार्य व्यवस्था का मूल सिद्धांत है। यानी परिवार के जो भी सदस्य होते हैं उनकी जो अनिवार्य आवश्यकता, पर देखिए आवश्यकताएं जो होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होता है आपका अनिवार्य। अनिवार्य मतलब क्या है, जो चीज़ें जिसको आप काट छाट नहीं सकते हैं, जिसे आपको पूरा करना ही करना है, जैसे भोजन पर खर्च, बच्चों की फीस पर खर्च, मकान का किराया, तो ये हमारी अनिवार्य आवश्यकता है, हमें इसे पूरा करना ही करना है। दूसरा है अर्थव्यवस्था का सिद्धांत, यानी गृह व्यवस्था में जो भी हम व्यय करते हैं उस व्यय में कुछ न कुछ चीज़ें हमें बचा लेना, यही हमारी अर्थव्यवस्था कहलाती है। और एक सुलझी हुई सूझबूझ वाली गृहिणी के अंदर ये गुण जरूर होता है कि वो किस प्रकार अपने धन की बचत करे और कम व्यय में ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधा प्राप्त कर सके। तीसरा है श्रम, समय की बचत। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम श्रम और समय दोनों की बचत करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमारे मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक हर प्रकार से मनुष्य के ऊपर पड़ता है। यानी अगर वो अपने समय का बचाव किया तो वो कहीं ना कहीं उस समय का सदुपयोग जरूर करता है। श्रम या फिर धन, जो भी चीज़ें हैं, अगर हम इन सब की बचत करते हैं तो हम अपने लिए थोड़ा समय निकाल सकते हैं। किसके लिए? मनोरंजन के लिए, घूमने के लिए। तो श्रम, समय की बचत भी हमारे सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसके बाद है अवकाश व मनोरंजन के सिद्धांत, यानी जब गृहिणी अपने कार्यों को कर लेती है और जो भी उसके पास समय बचता है फ्री वाला, वो क्या करती है, उसमें कुछ ना कुछ मनोरंजन का कार्य करती है, जैसे पत्र पत्रिकाएं पढ़ना, अखबार पढ़ना, और इसके बाद कहीं घूमना, बात करना, या फिर कोई अच्छी मूवी देखना, कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं बेटा, ये कब की जाती हैं? अवकाश के समय। किसके लिए की जाती है? अपने मनोरंजन के लिए। तो ये भी हमारा सिद्धांत है। ठीक है, चारों सिद्धांत समझ में आ गए आपको? चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। गृह व्यवस्था के साधन। देखो बेटा, जो गृह व्यवस्था है इसका उद्देश्य पूरा करने के लिए हमें इसके साधन का प्रयोग करना पड़ता है, और 3 मुख्य साधन बताए गए हैं। पहला है भौतिक। भौतिक मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ें जिन्हें जो हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग करते हैं, वही हमारी क्या कहलाती है? भौतिक साधन कहलाती है। अब बेटा जैसे भौतिक साधन का मतलब हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं। जैसे हमें घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए हमें ईंट, सीमेंट, बालू, सरिया की आवश्यकता होती है। बिना इसके हम घर नहीं बना सकते। तो ये जो हमने घर बनाया उनमें ये सामग्रियों का जो हमने प्रयोग किया, वही हमारे क्या कहलाते हैं? भौतिक साधन।
भौतिक साधन समझ में आया, यानी आपके आधुनिक यंत्र उपकरण, घर की बनावट, उपयुक्तता, पारिवारिक आय, ये सब हमारे क्या है, भौतिक साधन है। दूसरा है बेटा मानवीय साधन। अब मानवीय मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, जो मनुष्य के अंदर निहित हो उसे ही हम क्या बोलते हैं, मानवीय साधन। यानी परिवार में सदस्यों की संख्या, रुचि, व्यवहार एवं मनोवृत्ति, ज्ञान व प्रवीणता, तो ये सब क्या है, मनुष्य के अंदर निहित होता है। इसलिए ये हमारे कौन से साधन होते हैं, मानवीय साधन। तीसरा है सार्वजनिक साधन। अब बेटा देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, सार्वजनिक, जो सबका हो। मतलब इसमें हम नहीं कह सकते ये मेरा है या वो उसका है। भले ही हम कहते हैं मैं अपने विद्यालय गया था, अपने, लेकिन वहाँ अपने कहने से वो सिर्फ आपका नहीं होगा, वो सार्वजनिक ही है। तो सार्वजनिक जैसे स्वास्थ्य केंद्र हो गया, विद्यालय हो गए, अस्पताल हो गया, डाकघर हो गया, यानी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या है, सार्वजनिक साधन है, जिसका प्रयोग हर एक मनुष्य कर सकता है। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया हमारे गृह व्यवस्था के साधन क्या है। अब इसके बाद आगे है बेटा आपका गृह की कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक। यानी जो भी हमारा गृह कार्य है उसकी जो व्यवस्थाएं होती हैं उसको कौन कौन प्रभावित करने वाले कारक है। सबसे पहला है गृह की स्थिति। अब देखो बेटा गृह की स्थिति का मतलब क्या होता है, गृह की स्थिति का मतलब होता है कि आपका घर किस स्थान पर है, सड़क से कितना दूर है, या फिर अगर आपके पास स्टेशन है, मेट्रो है, तो उससे कितना दूर है, डाक खाना, बैंक, ये सब जो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए जरूरी है, ये सब चीज़ें कितनी दूरी पर हैं, या फिर वहाँ जाने के लिए आपके पास कैसे साधन उपलब्ध हैं, तो ये भी हमारे निर्भर करता है। अब आप घर बनवाए और घर आप ले लो, कोई भी शहर हो या फिर गांव एरिया, और एकदम लास्ट छोर पे जाइए, तो उससे भी घर की स्थिति में परिवर्तन होता है, ये भी प्रभावित करता है। आप देखते बेटा जो भी जैसे चौराहे होते हैं या फिर जो मेन रोड पे दुकानें होती हैं, वो गांव के अंदर जो दुकानें होती हैं इसको अकॉर्डिंग ज़्यादा चलती हैं, तो गृह की स्थिति भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। दूसरा है परिवार का संगठन। अब परिवार का संगठन से मतलब क्या बेटा कि आपका परिवार एकांकी है, संयुक्त है, बड़ा है, छोटा है, तो ये भी निर्भर करता है, हमारी गृह कार्य व्यवस्था को प्रभावित करता है। ठीक है, इसके बाद है परिवार का सहयोग। अब जैसे आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर उस कार्य को करने में परिवार के अन्य लोग भी अगर आपका साथ दे देते हैं तो उससे क्या होता है, काम जल्दी हो जाता है और आपको थकान भी महसूस नहीं होती है। यानी अपनी आयु, क्षमता, योग्यता के अनुसार सदस्यों को जो कार्य बांट दिया जाता है, जैसे मान लीजिए घर में सब्जी काटना, बच्चों को देखना, बाजार जाना, बैंक जाना, या फिर भोजन पकाना, परोसना, तो ये सारी चीज़ें हमारी परिवार के सहयोग के द्वारा ही पूरी होती है, ये अकेले से नहीं होगा। अगर परिवार में 2 लोग हैं तो कोई एक बच्चे को देख लिया और एक कोई क्या किया, भोजन बना लिया, घर के कोई और कार्य कर लिए, तो ये सारी चीज़ों को भी हमें देखना होता है। अगला है हमारा आय व्यय का संतुलन। बेटा ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है हमारी कार्य व्यवस्था को। आय व्यय मतलब हमारा जो इनकम है, आय किसको कहते हैं, इनकम। जैसे आपके पिताजी, भाई या जो भी परिवार के सदस्य जो भी धन कमा कर लाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, आय। अब उस आय में जो भी हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो खर्च करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, व्यय। तो हमें इसका संतुलन बना के रखना है। यानी अगर हम 100 रुपये दिन का कमा रहे हैं तो हमें 80 रुपये ही खर्च करना है, 90 रुपये ही खर्च करना, 100 के 100 नहीं, या 100 से 110, 102 नहीं। ठीक है, तो हमें अपने आय व्यय में संतुलन रखना है। रहन सहन का स्तर। अब गृहिणी की कुशल गृह व्यवस्था और परिवार की परंपरा, सदस्यों की आदत, ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करती हैं। प्रत्येक गृहिणी की स्वाभाविक इच्छा होती है कि उसके परिवार का स्तर बराबर ऊंचा होता जाए। इसके लिए उसे उक्त बातों को ध्यान में रखना चाहिए, यानी कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। उपर्युक्त यंत्र, उपकरण और कार्यस्थल, यानी कार्य करने का जो स्थान और यंत्र
उपयुक्त ना हो तो हमारे कार्य में कुशलता नहीं होती है। आप कोई भी विद्युत वाली चीज़ें ले लीजिए, कोई मशीन ले लीजिए, कुछ भी कार्य ले लीजिए, अगर वो सही तरीके से नहीं चल रहा है तो आपको थकान ज़्यादा होगी और आपके कार्य भी आसानी से नहीं होंगे। ठीक, इसके बाद है गृह विज्ञान का ज्ञान और कार्यकुशलता। यानी हमें गृह विज्ञान के जो भी ज्ञान है, साधनों का उपयोग कैसे करना, उसका महत्व क्या है, गृहिणी को गृह व्यवस्था कैसे करनी है, यानी अपनी क्षमता अपनी कुशलता के अनुसार किस प्रकार अपने कार्यों को आसानी से करना है, तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। इस दृष्टि से गृह विज्ञान की शिक्षा का गृहिणी के जीवन में विशेष महत्व है। फिर अभिरुचि। अभिरुचि क्या है? जो भी स्त्री है वो अपनी अभिरुचि का भी उसकी गृह व्यवस्था पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव प्रभाव डालती है। अगर जो गृहिणी है उसे किसी भी चीज़ में रुचि है, चाहे वो कोई भी कार्य जीविकोपार्जन से हो या घर की उन्नति से हो, तो वो क्या करती है बेटा, कहीं ना कहीं धन की बचत करके अपनी अभिरुचि के अनुसार अपने कार्य की व्यवस्था सही रूप से कर लेती है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ पॉइंट। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। गृह व्यवस्था के कुशल संचालन में बाधा। अब बाधा देखते हैं कि जब हम कोई भी गृह संचालन करते हैं तो क्या क्या बाधा उत्पन्न होती है। ये सारे जितने मैं बता रही हूँ बेटा 9 वाले आप बच्चे, ये सारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका बेस अगर आप यहाँ समझ लेते हो ना तो आपको आगे इसकी पढ़ाई करने में समस्या नहीं होगी। तो आप लोग जरूर इसको ध्यान से सुनो। अभी क्या है, पारिवारिक समन्वय एवं अनुशासन का अभाव। अब देखो बाधा तो आएगी ही। कहीं बेटा अगर अनुशासन की कमी होती है तो बाधा सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, चाहे वो परिवार हो या फिर परिवार के बाहर। तो यानी हमारे अनुशासन का अभाव अगर होगा तो भी हमारे पारिवारिक समन्वय में बाधा होगी। दूसरा, लक्ष्यों के ज्ञान का अभाव। यानी आपने लक्ष्य तो होता है लेकिन कुछ गृहिणियां जो होती है परिवार के लक्ष्यों को समझ नहीं पाती। कौन सा कार्य किस समय पे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे अगर ज्ञान में कमी है, यानी लक्ष्य के ज्ञान का अभाव है, तो भी हमारे कार्यकुशलता में बाधा उत्पन्न होगी। अब जैसे हमें कपड़े धोने का कार्य करना है, ठीक है, और उस कार्य को करने के लिए हमारे पास कुछ वस्तुओं की कमी है, तो भी क्या होगा, हमारे उस कार्य में बाधा उत्पन्न होगी। इसके बाद है उपलब्ध साधनों की अनभिज्ञता। यानी आपके पास साधन है उपलब्ध लेकिन आप उसके बारे में नहीं जानते हो कि उसका संचालन कैसे करना है, उसको किस प्रकार से हम प्रयोग करें। तो ये सब चीज़ों की भी कमी होने पर भी बाधा उत्पन्न होती है। अब है कार्य कुशलता में कमी। यानी कार्य कुशलता में कमी, जैसे कुछ परिवार इतने धनी होते हैं कि उनके पास साधनों का कोई भी कमी नहीं होता, इधर योजना बनाई उधर साधन उपलब्ध, परंतु साधनों के उपयोग की विधि का ज्ञान न होने से असफलता ही मिलती है। अतः गृह व्यवस्था की सफलता के लिए साधनों के उपयोग का ज्ञान होना भी आवश्यक है। विभिन्न समस्याओं और उनका समाधान। ठीक है, तो ये सारी थी आपकी बाधाएं। अब हम देखेंगे गृह व्यवस्था की आवश्यकता एवं महत्व। क्यों जरूरी है गृह व्यवस्था, क्यों जरूरी है, इसकी क्या आवश्यकता है। तो सबसे पहले उचित कार्य व्यवस्था। अगर हमें इसका ज्ञान है तो हम जो भी कार्य की व्यवस्था तैयार करेंगे वो हमारा एक, यानी अगर हम उचित कार्य की व्यवस्था निर्धारित करते हैं तो जो भी हमारा गृह व्यवस्था है वो उत्तम होगा। परिवार के सभी सदस्य की अनिवार्य आवश्यकताएं की उचित योजना बना करके सहयोग से उनकी पूर्ति करने हेतु गृह व्यवस्था आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आरामदायक आवश्यकताओं की संतुष्टि भी उपयुक्त है। जब हमारी अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं, आरामदायक आवश्यकता की ओर अग्रसर हो जाते हैं। उचित अर्थव्यवस्था, श्रम की बचत और समय की बचत तथा उसका सदुपयोग, यानी इन सब के माध्यम से हम अपनी गृह व्यवस्था की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। अब इसके बाद आपका लास्ट पॉइंट है बेटा गृहिणी के गुण। ये भी प्रश्न बनता है, एक गृहिणी के अंदर क्या गुण होना चाहिए। यानी गृह व्यवस्था जो भी
तैयार की जाती है उसमें गृहिणी की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले है बुद्धिमान। अगर गृहिणी बुद्धिमान है तो वो अपने प्रतिदिन के कार्यों को या जो भी समस्या होती हैं बहुत ही बुद्धिमत्ता पूर्वक उसका समाधान करके अपने कार्यों को आसानी से कर देती है। उत्साह, गृहिणी में गृह कार्य करने का उत्साह भी होना चाहिए। उसमें नए नए ज्ञान की जानकारी प्राप्त हो और साथ साथ दूसरों के भी कार्य के प्रति उत्साहित होना चाहिए। कल्पनाशील, गृहिणी को हमेशा कल्पनाशील होना चाहिए। गुण का उपयोग करके अपने घर की साज सज्जा आकर्षक व रुचिकर ढंग से करें। अपनी कला का इस तरह से उपयोग करें कि नई नई चीज़ें हमारे सामने तैयार होकर के आ जाएं। सहानुभूति युक्त एवं कोमल, तो गृहिणी को परिवार के अन्य सदस्यों से कोमलता एवं सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। फिर क्या है बेटा अगला, न्याय प्रिय। उत्तम गृह व्यवस्था करने के लिए उनमें उचित न्याय करने की योग्यता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बातें कम सुने और अपनी जो भी बातें हैं यानी बड़े होने का रुतबा दिखाएं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हमें योजना बनाना चाहिए, उसका संचालन करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए। उससे वर्तमान व भविष्य के निर्णय भी लेते हैं। रचनात्मक, गृहिणी को रचनात्मक भी होना चाहिए। शिल्प कला में, पेंटिंग में, बाटिक कला में, अन्य कार्यों में भी उसे रचनात्मक होना चाहिए। यानी अपने घर में जो भी वेस्ट चीज़ें पड़ी हुई हैं उनका कैसे हम सदुपयोग करें, अपने घर को किस प्रकार सजाएं, तो ये सारा गुण होना चाहिए। स्वयं पर नियंत्रण, यानी परिवार में किसी प्रकार की झिकझिक हो, किसी प्रकार का टेंशन हो, कुछ भी हो, इसका प्रभाव स्वयं पर नहीं पड़ने देना है। साधन संपन्न, पारिवारिक समस्याओं का समाधान करने के लिए उसे साधन संपन्न होना चाहिए। आपके पास साधन की कमी होगी तो आप कभी भी जो भी समस्याएं हैं उनको पूरा नहीं कर पाएंगे। और जब मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार हो गया या अन्य अचानक आय खर्च, ये भी क्या करते हैं, हमारे जो भी साधन होते हैं उनका कहीं ना कहीं खपत हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा आय व्यय होता है उस पर भी उसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। तो हमें साधन संपन्न होना चाहिए, यानी धन को बचा कर रखना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर ही उसका प्रयोग करना चाहिए। बातचीत करने की योग्यता, हमारे अंदर बातचीत करने की भी योग्यता होनी चाहिए। ज़्यादातर हम देखते हैं जो हाउस वाइफ होती हैं वो कम बोलती हैं, चार लोगों के बीच में बोलना उन्हें थोड़ा सा झिझक सा महसूस होता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप भले से हाउस वाइफ हो लेकिन आपके अंदर बातचीत करने की योग्यता होनी चाहिए। अपने विचार, अपनी रुचि, अपनी पसंद, अपनी योजना को दूसरों के सामने प्रस्तुत करने भी आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे थे आपके गृहिणी के गुण। तो आज आपका ये लेसन समाप्त हो गया बेटा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके सारे जो भी ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट, मिनी शॉर्ट, लॉन्ग क्वेश्चन है वो सारा कंप्लीट करवा दूंगी। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, आप बच्चे कमेंट करो। आप कोई बच्चे वीडियो तो देखते हैं बहुत बच्चे, लेकिन कोई कमेंट करता नहीं है। आप प्लीज़ कमेंट करो, आपको मेरी बातें कितनी समझ में आई, कितनी नहीं। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या है तो भी आप मुझे बताओ, मैं उसे हल करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही। आप सभी ने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए हम आप सबको धन्यवाद देते हैं। तो चलिए अब आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।